गुड मॉर्निंग फ्रेंड। का लेख जेएनयू यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने लिखा है और आज का शीर्षक है विकास की रफ्तार पर कहीं भारी न पड़ जाए असमानता। सरकार भले ही विश्व बैंक के हालिया निष्कर्ष को बार बार दोहरा रही हो कि भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में भारत में असमानता काफ़ी ज़्यादा है और इसके अनुमानों से अधिक हमें इसकी प्रकृति, विकास और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव का आकलन करना चाहिए। ऐतिहासिक कारणों से भारत में असमानता की बहस उसके पहलुओं से अधिक गरीबी पर केंद्रित रही है। देश में चूँकि बड़ी संख्या में लोग गरीब रहे हैं, इसलिए यह बात समझ में आती है कि मगर भारत में जिस तरह प्रति व्यक्ति आय और विकास में वृद्धि हुई है, गरीबी अब उतनी व्यापक नहीं रही। फिर ऐसे प्रमाण भी है जो बताते हैं कि पिछले 3 दशकों में सभी आयामों में असमानता बढ़ी है। इसके स्तर पर ठीक आकलन करना तो मुश्किल है, क्योंकि उपभोग संबंधी असमानता को लेकर तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, मगर आमदनी के आधार पर विश्व बैंक द्वारा तैयार अनुमान भारत को उच्च असमानता वाले देश में शुमार करेंगे। ये न सिर्फ असमानता की ऊंची दर दिखाते हैं, बल्कि पिछले 3 दशकों में इसमें हो रही निरंतर बढ़ोतरी का भी संकेत देते हैं। संपत्ति के आंकड़ों से भी यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है। एक और गंभीर समस्या क्षैतिज असमानता की है, जिससे साझा पहचान वाले समूहों के बीच विषमताओं का पता चलता है। यह असमानताएं जाति, धर्म, आयु, लिंग, वर्ग, क्षेत्र आदि पर आधारित है। जहां असमानता के ज़्यादातर मापक केवल परिवारों या व्यक्तियों के बीच आमदनी, संपत्ति या उपभोग के अंतर को मापते हैं, वहीं क्षैतिज असमानताएं किसी पीढ़ी के भीतर संसाधनों की पहुंच और बेहतर जीवन शैली के अवसरों की उपलब्धता पे निर्धारित होती है। इनमें से अधिकांश असमानताएं ढांचागत और ऐतिहासिक है, लेकिन सामाजिक न्याय और स्थिरता से भी जुड़ी हुई है। दरअसल आर्थिक विकास का दायरा यही व्यापक ना हो तो यह सामाजिक तबकों में अलगाव पैदा कर सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसी सार्वजनिक सेवाओं से कुछ समूहों की दूरी उनकी तरक्की में बाधक बन जाती है। इनमें से कई मोर्चों पर भारत की प्रगति आर्थिक विकास में मिली सफलता की तुलना में धीमी रही है। यह मानव विकास में मिले मामूली लाभ से भी सभी समूहों के समान रूप से नहीं बांट पाते हैं, और हाशिए पर रहने वाले अधिकांश समूहों को बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा व पोषण के मामले में नुकसान झेलना पड़ता है। हालांकि इस मामले में भी राज्य में भारी अंतर है। हाल के दशकों में बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड व ओडिशा जैसे विभिन्न राज्यों और पश्चिम व दक्षिण भारत के अपेक्षाकृत संपन्न राज्यों के बीच अंतर बढ़ रहा है। वास्तव में भारत की विकास प्रक्रिया इन असमानताओं को कम करने में नाकाम रही है और यह काम राज्य को छोड़ दिया जाता है। हाल के दशकों में ये असमानताएं न केवल आर्थिक विकास के लिए बल्कि सामाजिक व राजनीतिक अस्थिरता के लिए भी खतरा बनती दिख रही है। महाराष्ट्र के मराठों, गुजरात के पटेलों और उत्तर प्रदेश व हरियाणा के जाटों जैसे समूहों ने हाल ही में जो किसान और आरक्षण आंदोलन किए हैं, वे सामाजिक अस्थिरता का ही संकेत हैं। इसने राज्य सरकारों की नौकरियां और उच्च शिक्षा में स्थानीय आरक्षण की विकृत प्रवृत्ति को भी बढ़ावा दिया है। बेशक भारत में राजनीतिक अस्थिरता तक हालात नहीं पहुँचे हैं, मगर हाल फिलहाल में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं, उनमें भारत के लिए भी सबक है। आर्थिक वृद्धि के बावजूद हमारे देश में बेरोजगारी अधिक है और वास्तविक आय स्थिर बनी हुई है। विभिन्न क्षेत्रों व समूहों के बीच असमानताएं लगातार बढ़ रही है। शिक्षा व रोजगार तक लोगों की समान पहुंच न रहने से ज़्यादातर वंचित समूहों में अलगाव की भावना घर कर गई है। ऐसे में देश के विकास को व्यापक और समावेशी बनाना आवश्यक है। इसके बिना इन असमानताओं को दूर नहीं किया जा सकता। महज आर्थिक विकास के लिए नहीं, दीर्घकालिक सामाजिक व राजनीतिक स्थिरता के लिए भी असमानताओं का निदान आवश्यक है। धन्यवाद।